हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक स्टाम्प्स के बारे में आज जानेंगे। जो टॉपिक स्टाम्प्स है वो पोस्ट ऑफिस गैड पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भी आता है। सेक्शन 6 में फिलटेली नाम से स्टाम्प्स के बारे में दिया हुआ है। क्लॉज नंबर 255 से 259 तक है। वहीं स्टाम्प्स जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि उत्पाद एवं सेवाओं के अंतर्गत भी आता है। तो ये टॉपिक दोनों जगह कवर किया जाता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स दो प्रकार की होती है, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स और डेफिनेटिव स्टैम्प्स। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को हिंदी में स्मारक स्टैम्प्स कहते हैं और डेफिनेटिव स्टैम्प्स को हिंदी में नियत स्टैम्प्स कहा जाता है। डेफिनेटिव स्टैम्प्स जो हम डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उन स्टैम्प्स को डेफिनेटिव यानी कि नियत स्टैम्प्स कहते हैं। और कमेमोरेटिव स्टैम्प्स के बारे में जानते हैं। जो स्मारक स्टैम्प है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो महत्वपूर्ण घटनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख व्यक्तित्व, प्रकृति के पहलुओं, सुंदर तथा दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों, पर्यावरणीय मुद्दों, कृषि गतिविधियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खेल आदि के स्मरण में जारी किए जाते हैं। इन्हीं के अंतर्गत इन्हीं के लिए जो स्मारक स्टैम्प है, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स है, वो इशू किए जाते हैं। और यह केवल टिकट संग्रहण कार्यालय यानी कि फिलटेलिक ऑफिस और उनके काउंटरों पर तथा टिकट संग्रहण जमा खाता योजना यानी कि जो फिलटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होता है उन्हीं के तहत उपलब्ध होते हैं। ये स्टैम्प्स हैं, उन्हें सीमित मात्रा में छापा जाता है, मुद्रित किया जाता है। अगर कोई ऐसी घटना है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक या विशेष डाक टिकट जारी करके उसे मनाया जाना चाहिए या जिसके लिए वार्षिक मुद्दे कार्यक्रम में एक स्टाम्प को समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें विशेष कवर जारी करके विभाग के द्वारा मनाया जा सकता है और जिन्हें इसी उद्देश्य से चुने हुए डाकघरों में एक विशेष रद्दीकरण द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद निजी कंपनियों के आग्रह पर इस तरह के कवर जारी किए जा सकते हैं यानी कि विशेष कवर जारी किए जा सकते हैं। इन कवरों पर जो न्यूनतम अंतर्देशीय पत्र की जो रेट है यानी कि जो अंतर्देशीय पत्र मेल के जो दर हैं उसके बराबर किसी भी प्रकार के न्यूनतम टिकटों का होना आवश्यक होता है। आगे है कि जानते हैं कि स्टैम्प्स को कैसे खरीदें। पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में डाक टिकट संग्राहक यानी कि जो लोग डाक टिकटों को संग्रहण करते हैं, जिनकी रुचि होती है, उन लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस ने ई कॉमर्स पोर्टल लोकार्पण खोला है और उसका जो नाम है वो है ई पोस्ट ऑफिस के नाम से एक ई कॉमर्स पोर्टल है। कोई भी इस पोर्टल पर जा सकता है और पोर्टल पर ढेरों जो डाक टिकट हैं, जैसे कि डाक टिकट के उत्पाद हैं, CPS, FDI, ब्रोशर, सहायक और उपहार की वस्तुएं आदि वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अब जानते हैं माई स्टैम्प्स के बारे में कि माई स्टैम्प्स क्या है, मेरा स्टैम्प क्या है। तो माई स्टैम्प भारतीय डाक टिकटों के निजी पत्रकों के ब्रांड का नाम है यानी कि ये एक निजी पत्रकों के ब्रांड का एक नाम है। यह निजीकरण ग्राहकों की तस्वीरों और संस्थानों के प्रतीक चिन्हों या कलाकृतियों की छवियों, विरासत भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य जानवरों और पक्षियों आदि के लिए एक छोटी छवि मुद्रित करके डाक टिकटों वाले एक चयनित टेम्पलेट शीट पर प्राप्त किया जाता है। इसका यूज माई स्टैम्प्स में किया जाता है। माई स्टैम्प्स इसी कारणवश छापे जाते हैं। भारत में जो माई स्टैम्प्स की जो पहली बार जो प्रदर्शनी लगी थी विश्व फिलटेलिक प्रदर्शनी इंडीपेक्स 2011 के नाम से और इसी दौरान इनको जारी किया गया था। यह योजना पर्यटक स्थलों पर स्थित चयनित फिलटेलिक ब्यूरो और काउंटरों, महत्वपूर्ण डाकघरों में उपलब्ध है। फिलटेली को जानते हैं। फिलटेली क्या है? फिलटेली एक तरीके से हॉबी है कलेक्शन और स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि स्टैम्प्स को कलेक्शन करने का, एकत्रित करने का और उनके बारे में स्टडी करने को फिलटेली कहते हैं। जो डोमेस्टिक फिलटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं यानी कि एक तरीके से घरेलू फिलटेलिक जमा खाता होता है, वो ऑल इंडिया में जितने भी फिलटेलिक ब्यूरोक्स हैं वहाँ पर इस खाते को खोला जा सकता है। वहीं फॉरेन के जो फिलटेलिक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं यानी फॉरेन PDA होते हैं, उनकी जो सर्विस है वो फॉरेन कलेक्टर्स के लिए जाने यानी कि जो विदेश के लोग हैं संग्रहण करता है उनके लिए फिलटेलिक ब्यूरो बम्बई में इस तरीके की एक ब्रांच खोली गई है। वहाँ पर से जाकर के ये लोग
इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। डाक टिकट संग्राहक जमा खाता के बारे में जानते हैं कि फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट क्या है। भारत में सभी डाक टिकट संग्रह कार्यालयों में 1 अगस्त 1965 से एक घरेलू डाक टिकट संग्राहक जमा खाता यानी कि फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट जो डोमेस्टिक है उसकी शुरुआत 1 अगस्त 1965 से की गई थी। और वो जो ग्राहक हैं इस सुविधा का जो लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें स्मरणीय या विशेष रूप से जारी टिकटों की आपूर्ति की जाती है। यानी कि उनको जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं FDC होते हैं उनको वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सूचना पत्रक और नई डाक स्टेशनरी की आपूर्ति होती है। अगर किसी में PDA का अकाउंट है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट का अगर किसी का अकाउंट खुला हुआ है तो अगर किसी भी प्रकार की जो डाक है वो स्टाम्प जारी किए जाते हैं तो उनको ऑटोमेटिक रूप से ही PDA का जिसका खाता है उसको सेंड किए जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई आवेदन पत्र नहीं देना होता है। घरेलू डाक टिकट संग्रह खाता धारक अन्य डाक टिकट संग्रह कार्यालय और डाकघरों जहां उनका खाता है द्वारा जारी की गई डाक टिकट संबंधी वस्तुएं भी ब्यूरो से मांग कर प्राप्त कर सकते हैं। डाक टिकट संग्रह पटल सभी प्रमुख डाकघरों में चल रहे हैं। यानी कि जो PDA के जो अकाउंट है डाक टिकट संग्रह पटल हैं वो सभी प्रमुख डाकघरों में चल रहे हैं। कार्यालयों में डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के अलावा डाक टिकट संग्राहक पटल भी डाक टिकट संग्राहक खाता खोलने के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही उन पटल के मुख्य ब्यूरो द्वारा की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति भी करेगा जिससे ग्राहकों को पंजीकरण पटल से बुक करने का विकल्प प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि किसी को डाक टिकट संग्राहक जमा खाता यानी कि फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है तो वो किस तरीके से खुलवा सकते हैं। यदि कोई डाक टिकट संग्राहक यानी किसी को डाक टिकट कोई संग्रहण करता है उसको अगर कोई खाता खुलवाना है तो वो डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के साथ डाक टिकट संग्राहक जमा खाता संचालित करना चाहता है तो निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो को भेजा जा सकता है। यानी कि एक फॉर्म भर के भेजना होता है। कहाँ भेजना है? डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो को भेजना होता है। सेवा की शर्तें क्या है कि न्यूनतम 200 रुपये से खोला जाता है और नगद मनी ऑर्डर द्वारा प्रेषित करके या भारत में भुनाने योग्य चेक या ड्राफ्ट द्वारा इसे खोला जा सकता है। यानी कि नगद मनी ऑर्डर और चेक या ड्राफ्ट के द्वारा इस खाते को खोला जा सकता है। ग्राहकों को प्रेषण के साथ डाक टिकट संग्राहक वस्तुओं के प्रकार और मात्रा स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए जो वे नए स्टाम्प के प्रतीक अंक के साथ खरीदना चाहते हैं। ये ग्राहकों की खुद की एक जिम्मेदारी होती है। आवेदन पत्र में इंगित वस्तुएं बिना ग्राहक के द्वारा कहे स्वतः ग्राहक को प्रेषित कर दिए जाएंगे। प्रेषण का तरीका और डाक टिकट संग्रहण संबंधी वस्तुओं के प्रेषण के लिए शुल्क देखते हैं। यदि ग्राहक की कोई विशेष इच्छा नहीं है कि वस्तुएं बीमाकृत पोस्ट द्वारा उन्हें भेजी जाएं तो ये वस्तुएं पंजीकृत डाक द्वारा डाक सेवा से मुक्त भेजी जाती हैं। यानी कि अगर किसी का PDA अकाउंट है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट है और अगर किसी भी तरीके से स्टाम्प जारी किए जाते हैं तो उनको बिना किसी शुल्क के ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाक रजिस्टर करके उनके लिए भेजे जाते हैं। स्टाम्प्स उन तक पहुंचाए जाते हैं। अगर वो इंश्योर करवाते हैं तो उनके लिए अलग से चार्ज देना होता है। डाक टिकट संग्राहक जमा खाता धारक डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के पटल पर फोन करके भी प्रत्येक अंक के जारी होने के बाद ये वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई स्टाम्प जारी होती है तो फ़ोन करके भी उनको मंगवा सकते हैं। अब जानते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में। दीनदयाल स्पर्श योजना एक शौक के रूप में टिकटों में अनुसंधान और कौशल के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। फिलेटेली डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन है। फिलेटेली का जो अर्थ है वो है कि जो डाक टिकट का संग्रह और अध्ययन है यह टिकटों और अन्य संबंधित फिलेटेलिक उत्पादों के संग्रह, अभिमूल्यन और अनुसंधान गतिविधियों पर भी जोर देता है। यानी कि जो फिलेटेली है उसका उस शब्द का मतलब है डाक टिकटों का संग्रह करना और उनको स्टडी करना। यह टिकटों और अन्य संबंधित फिलेटेलिक उत्पादों के संग्रह यानी कि अन्य जो उत्पाद हैं उनके को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, संग्रहण करना, अभिमूल्यन और अनुसंधान यानी कि रिसर्च करना गतिविधियों पर भी जोर देता है। टिकटों को इकट्ठा करने के शौक में विषयगत क्षेत्रों में संबंधित उत्पादों या टिकटों का रखरखाव, खोज, स्थापन, अधिग्रहण, आयोजन, सूचीकरण, प्रदर्शन और भंडारण भी शामिल है। एक शौक के रूप में स्टाम्प संग्रह में बहुत सारे शैक्षणिक लाभ होते हैं क्योंकि यह उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति हैं, आर्थिक परिस्थिति हैं और जो राजनीतिक वास्तविकता है उसके बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है, जिसमें ये डाक टिकट जारी किया जाता है या जिस विषय पर वो डाक टिकट जारी किया जा रहा है। संग्रहण करना एक आरामदायक गतिविधि हो सकती है जो जीवन के तनाव को भी
प्रभावहीन करती है। यानी अगर कोई स्टाम्प्स कलेक्ट करता है तो वो एक तरीके से अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और साथ ही एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य प्रदान भी करती है, जिससे कि जो बोरियत है ज़िंदगी में वो भी इससे दूर होती है। शौक समान रुचियाँ वाले लोगों को सामाजिक बंधनों में बांधता है और नई दोस्ती को विकसित करता है। यानी जो लोग संग्रहण करते हैं उनको उनमें जो सामाजिक बंधन है, यानी कि वो एक तरीके से समान रुचि वाले लोग हैं, उनके आपस में एक तरीके से दोस्ती को भी विकसित करता है। संग्रहण मानव मस्तिष्क की सूचनाओं को व्यवस्थित करने और कार्यों को अर्थ देने के लिए काम करके स्मृति कौशल और को विकसित भी करता है। यानी कि एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में भी काम करना सिखाता है। टिकट संग्रहण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को मजबूत करने के लिए डाक विभाग द्वारा क्लास 6 से 9 तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दीनदयाल स्पर्श योजना के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक शौक के रूप में टिकटों में अनुसंधान और योग्यता के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति के अंतर्गत उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो और जो एक शौक के रूप में टिकट संग्रहण भी करते हैं। छात्रवृत्ति का यह भी उद्देश्य है कि कम उम्र के बच्चों के बीच एक स्थायी तरीके से टिकट संग्रहण का प्रचार करना, जिससे शैक्षणिक पाठ्यक्रम को मजबूत और पूर्ण बनाया जा सके। साथ ही यदि इसे एक शौक की तरह अपनाया जाए तो यह बच्चों में जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको भी कम करने में मदद करता है। अब जानते हैं योजना के बारे में। दीनदयाल स्पर्श योजना में क्लास 6 से 9 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रत्येक क्लास में से यानी कि 6, 7, 8, 9th क्लास के 10 छात्र यानी कि टोटल हो गए 40 स्टूडेंट्स, एक साल में 40 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देता है। फ्लैटरली को एक शौक के रूप में जारी रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान करता है। छात्रवृत्ति की राशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से 9 के जो नियमित यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तिमाही आधार पर वितरित की जाती है। यानी जो पेमेंट होता है छात्रवृत्ति का वो तिमाही रूप में किया जाता है और हर महीने का जो 500 रुपये है यानी कि एक साल के 6000 रुपये उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और तिमाही में पेमेंट होता है तो यानी कि उनको 1500 रुपये 3 महीने के बाद में दिए जाते हैं। योजना की पात्रता की जो शर्तें हैं उनमें देखते हैं कि उम्मीदवार जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है उसे भारत में मान्यता प्राप्त जो स्कूल है उसका एक विद्यार्थी होना चाहिए, संबंधित विद्यालय का फ्लैटरली क्लब में शामिल होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि विद्यालय में फ्लैटरली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिनको अपना फ्लैटरली जमा खाता के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। यानी अगर कोई स्कूल फ्लैटरली क्लब में नहीं है और उस स्कूल का जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपना पीडी अकाउंट खुलवा कर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उम्मीदवार ने विगत अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% तथा उसके समकक्ष ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हों। वहीं अगर कोई SC और ST का स्टूडेंट है तो उसके लिए 5% की छूट दी जा सकती है। चयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत जो चयन है वो फ्लैटरली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन अथवा परिमंडल द्वारा आयोजित फ्लैटरली क्विज के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परिमंडल स्तर पर गठित समिति जिसमें डाक अधिकारी और प्रस्तुत यानी कि जो स्पेशलिस्ट फ्लैटरली विद होंगे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए फ्लैटरली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन करेंगे। विषयों की सूची जिन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है अधिसूचना जारी करते समय सर्किलों द्वारा प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति वितरण के बारे में जानते हैं कि चयनित विद्यार्थियों को IPPB अथवा डाकघर का जो बचत बैंक का खाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की जो कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा है, अपने अभिभावकों के साथ में एक संयुक्त खाता खुलवाना होगा। यानी कि जिन स्टूडेंट का चयन होगा स्कॉलरशिप के लिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ में जॉइंट अकाउंट खुलवाना होगा। वो IPPB में या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रत्येक डाक सर्किल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को चयन करेगा और छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु IPPB या POSA को लाभार्थियों की सूची सौंपेंगे। प्रत्येक सर्कल से सूची प्राप्त होने के बाद में IPPB POSB यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को तिमाही आधार पर जो 1500 रुपये हैं वो छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब जानते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके जीवित रहते हुए स्टाम्प्स जारी किए गए थे। इनके नाम है सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, राजीव गांधी, BB गिरी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर DK कर्वे। ये है एंड इस वीडियो का।